स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने आपका शब्द युग्म अध्याय प्रारंभ किया था। कई शब्द युग्म हमने आपको करवाए भी थे और उनमें हमने काफ़ी आपको महत्वपूर्ण शब्द युग्म भी अलग से बताए थे। इसके अलावा उस कक्षा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम इस अध्याय को पूरा करेंगे, किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी इसमें हम फॉलो करने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य जो विषय आपको कराए गए हैं उनकी क्विज़ेस भी वहाँ पर डाली गई हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और यहीं से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं शब्द युग्म के क्रम को। तो देखिए, आज पहला शब्द युग्म है आपके पास कांता और कांतार। तो देखिए, कांता क्या होता है? कांता होती है सुंदर स्त्री। कांता का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। और कांतार का अर्थ होता है क्या? जंगल। तो देखिए, यह हम पर्यायवाची अध्याय में भी देखेंगे। वहाँ पर जब जंगल के पर्यायवाची लिखेंगे उनमें एक क्या होगा? कांतार। कल की भी कक्षा में हमने आपको यह बताया था कि यहीं से हम आपके पर्यायवाची अध्याय को भी तैयार करते हुए चलेंगे। तो देखिए, कांता अर्थात सुंदर स्त्री और कांतार यानी जंगल। अगला शब्द युग्म है कृपण और कृपाण। तो देखिए, कृपण क्या होता है? कृपण होता है कंजूस। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। और कृपाण क्या होता है? कृपाण होती है तलवार। तो देखिए, यहाँ भी आपको क्या मिला? तलवार का एक पर्यायवाची मिल गया, क्या? कृपाण। तो देखिए, कृपण क्या होता है? कंजूस। और कृपाण होती है तलवार। अब अगला शब्द युग्म आता है क्षति और क्षिति। तो देखिए, क्षति तो हम जानते हैं, हम कहते हैं आज तो हमारी क्षति हो गई। जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता है, निधन होता है, तो कहते हैं ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो क्षति यानी हानि या नुकसान। तो क्षति का अर्थ क्या हो गया? क्षति होती है हानि और क्षिति होती है पृथ्वी। तो देखिए, पृथ्वी का एक और पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गया। कल की कक्षा में भी हमने आपको बताए थे, यहाँ भी आपको पृथ्वी का पर्यायवाची मिल गया। तो देखिए, यदि आप इन्हें ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो आपको पर्यायवाची वाले अध्याय में काफ़ी आसानी हो जाएगी उसे करने में, क्योंकि यहीं से आपके पर्यायवाची तैयार होते हुए चल रहे हैं। तो क्षति क्या है? हानि। और क्षिति पृथ्वी। और क्षितिज क्या होता है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हमने बताया था, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं। तो ये आपको अब स्पष्ट हुआ। अगला शब्द युग्म है क्षमा और क्षम। तो देखिए, क्षमा क्या होती है? हम सब भी जानते हैं। क्षमा अर्थात माफ़ी। क्षमा का अर्थ क्या होता है? माफ़ी होता है। और क्षम, क्षम होती है पृथ्वी। तो देखिए, एक और पर्यायवाची पृथ्वी का आपको यहाँ से मिल गया और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर जो क्षम है वह आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो क्षमा अर्थात माफ़ी और क्षम अर्थात पृथ्वी। अगला शब्द युग्म है खर और खरा। क्या है? खर और खरा। तो देखिए, खर क्या होता है? खर होता है गधा। क्या होता है? गधा। जो लोग गांव से होंगे वे जानते हैं कि जानवरों को खर खिलाया जाता है। तो वहाँ से याद रखिएगा, खर कौन खाता है? गधा। और खरा क्या होता है? खरा होता है विशुद्ध। क्या होता है? खरा का अर्थ होता है विशुद्ध। तो देखिए, विशुद्ध गधा क्या खाता है? खर खाता है। तो खरा खर खाता है, विशुद्ध गधा खर खाता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए, अगला है गण और गण्य। तो देखिए, गण क्या होता है? गण होता है समूह है। क्या होता है? गण। गण अर्थात समूह है। और गण्य क्या होता है? तो देखिए, हमने आपको शब्द शुद्धि में कराया था, गणमान्य, गण्यमान्य। तो गण्य होता है गिनने योग्य। क्या होता है? गण्य अर्थात गिनने योग्य। फिर आपके पास
अगला शब्द युग्म आता है गृह और ग्रह। कौन सा है? गृह और ग्रह। तो देखिए गृह क्या है? गृह होता है घर। ये क्या होता है? ये होता है घर। और जबकि ग्रह क्या होता है? तो ग्रह होता है नक्षत्र। ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है नक्षत्र या फिर आकाशीय पिंड। नक्षत्र होता है या इसे आकाशीय पिंड कहते हैं। फिर अगला आपके पास शब्द युग्म जो है वह आप वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में भी देख चुके हैं, उसे हम वहाँ पर भी आपको करा चुके हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर 3 शब्द आपको दिए हैं। इनमें से पहला कौन सा है? पहला है गे। गे क्या होता है? गे होता है गाने योग्य। क्या होता है? गे। गे अर्थात गाने योग्य। दूसरा शब्द है इसमें गिये। गिये होता है जानने योग्य। क्या अर्थ होता है गिये का? जानने योग्य। और तीसरा शब्द है इसमें पेय। पेय होता है पीने योग्य। क्या होता है? पेय। पेय का अर्थ होता है पीने योग्य। तो देखिए इन्हें कैसे याद रखेंगे? गे, गे से, गे और गे से ही गाना, गे जानना, पे पीना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। अब अगला शब्द हम देखते हैं क्या है। देखिए तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 शब्द आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? ग्रंथ, ग्रंथि और ग्रंथी। तो देखिए ग्रंथ क्या होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि रामायण एक ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ अर्थात पुस्तक। अब आपको अगले 2 में विशेष रूप से ध्यान देना है, ग्रंथि और ग्रंथी में, छोटी ई और बड़ी ई वाले में। तो ग्रंथि छोटी ई की मात्रा वाली क्या होती है? छोटी ई की मात्रा वाली होती है गांठ। ग्रंथि अर्थात गांठ। जबकि ग्रंथी बड़ी ई की मात्रा वाली क्या होती है? यह होता है वेद पाठी, वेदों को पढ़ने वाला। क्या होता है? वेद पाठी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको विशेषतः ग्रंथि और ग्रंथी इन दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ग्रंथ को तो आप समझ जाएंगे पुस्तक से, लेकिन ग्रंथि छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वाली गांठ जो बड़ी हो जाती है, और जबकि ग्रंथि वेद पाठी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 1-2 महत्वपूर्ण शब्द युग्म देखे हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा एक था क्षमा और शम। तो क्षमा अर्थात माफ़ी और शम अर्थात पृथ्वी। फिर यहाँ पर अभी अभी हमने जो देखा है वह क्या है? वह है ग्रंथ, ग्रंथि और ग्रंथी। तो ग्रंथ होता है पुस्तक, ग्रंथि छोटी की मात्रा वाली होती है गांठ, जबकि ग्रंथी होता है वेद पाठी। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप कॉपी में इसी प्रकार से लिखते जाइए, और जो जो हम आपको महत्वपूर्ण बता रहे हैं उन्हें आप भी महत्वपूर्ण चिन्हित करते जाइएगा। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अगला शब्द युग्म है चर्म और चरम। तो देखिए चर्म हम कई बार कहते हैं वह चर्म रोग विशेषज्ञ है। तो चर्म अर्थात त्वचा। तो चर्म का अर्थ क्या हो गया? चर्म का अर्थ हो गया त्वचा। और चरम हम कहते हैं अब यह इस चीज़ की चरम सीमा है। चरम अर्थात अंतिम। तो देखिए चरम का अर्थ होता है अंतिम। तो यहाँ पर चर्म यानी त्वचा और चरम अर्थात अंतिम। अगला शब्द युग्म है चपल और चपला। तो देखिए चपल का अर्थ होता है चंचल। चपल का अर्थ क्या होता है? चपल का अर्थ होता है चंचल। और चपला का अर्थ होता है बिजली। यह क्या है? बिजली का पर्यायवाची है चपला। तो इसे याद रखिएगा, पर्यायवाची अध्याय में आपके काम आएगा। अगला शब्द युग्म आपके पास आता है चालक और चालाक। तो देखिए बहुत ही आसान है। चालक कौन होता है? ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है। तो चालक अर्थात चलाने वाला।
चालक अर्थात क्या हो गया, चलाने वाला। और जबकि चालाक क्या होता है, चालाक हम कहते हैं वह तो बड़ा चालाक व्यक्ति है, यानी क्या है, चतुर है। तो चालाक का अर्थ हो गया चतुर। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो इसे आप महत्वपूर्ण मार्क कीजिएगा। क्या है, दीठ या डीठ। तो दीठ क्या होती है, दीठ होती है दृष्टि, जो हम कहते हैं आँखों में दीठ लगी है। तो दीठ क्या है, दीठ होती है दृष्टि। जबकि रीठ, रीठ होती है, रीठ क्या होता है, रीठ होता है निडर। हम कहते हैं बड़ा ही ढीठ बच्चा है, अर्थात क्या है, निडर है। देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर से महत्वपूर्ण चिन्हित कर लीजिएगा। दीठ और ढीठ क्या होता है, दृष्टि, जबकि ढीठ होता है निडर। इसे जरूर याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अगला आपके पास शब्द युग्म आता है जगत और जगत। तो देखिए दोनों सुनने में एक जैसे ही हैं, सिर्फ एक हलंत का अंतर है यहाँ पर। तो जगत क्या होता है, जगत होता है, हम सामान्यतः जगत सिर्फ संसार ही समझते हैं, हलंत वाला हो बिना हलंत वाला हो, हम सभी को संसार ही मान के चलते हैं। देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जगत जिसमें पूरा तय है वह होता है कुएं का चबूतरा। क्या होता है यह होता है कुएं का चबूतरा। जबकि जगत जिसमें हलंत है वह होता है संसार। तो देखिए इन दोनों में यह अंतर आप याद रखिएगा, सिर्फ एक किसका अंतर है, हलंत का अंतर है। जिसमें हलंत है वह संसार है, और जिसमें हलंत नहीं है वह क्या है, वह कुएं का चबूतरा है। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास झक और झक। तो देखिए झक मारना, तो झक क्या होती है, कई बार हम कहते हैं बड़ा ही बहुत झक मारी है मैंने इस कार्य के पीछे, तो झक होता है सनक। झक अर्थात सनक। जबकि झक होती है मछली। झक क्या होती है, मछली होती है। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा, झक और झक। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला है तर्क और तक्र। तो देखिए तर्क हम सभी जानते हैं, तर्क अर्थात दलील। तर्क क्या होता है, तर्क का अर्थ होता है दलील या बहस। और तक्र क्या होती है, तक्र होती है छाछ। छाछ को क्या कहते हैं, तक्र कहते हैं। तो आप अब अगली बार जब भी छाछ पिए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तक्र, और यहाँ पर क्या मिला, तर्क और तक्र। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास है तरंग और तुरंग। तो देखिए तरंग क्या होती है, लहर। हम कहते हैं विद्युत तरंग, जल तरंग। तरंग क्या होती है, तरंग होती है लहर। जबकि तुरंग क्या है, तो तुरंग है घोड़े का पर्यायवाची। तो तुरंग अर्थात घोड़ा। तो देखिए साथ साथ आपका पर्यायवाची अध्याय भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर तैयार होते हुए जा रहा है, उसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं यहीं से बनता हुआ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं, कौन कौन से, तो देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर क्या मिला आपको, दीठ, रीठ और ढीठ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो दीठ या रीठ का अर्थ होता है दृष्टि, और जबकि ढीठ का अर्थ होता है निडर। तो आप क्या हैं, ढीठ हैं, आप ये वाले हैं। और आपकी आंखों में क्या लगी रहती है, दीठ। तो देखिए द से दीठ और द से दृष्टि, इस प्रकार से इसे आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। फिर आपके पास अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण जो हमें मिला शब्द वह क्या था, जगत और जगत। तो इसमें सिर्फ हलंत का अंतर होता है, जिसमें पूरा तय आए वह क्या है, कुएं का चबूतरा, जबकि जिसमें हलंत आ जाए वह है संसार। फिर जक और झक। तो झक, झक क्या होता है, झक होती है सनक, और जबकि झक क्या होती है, झक होती है मछली।
तो यहाँ पर आपको कुछ ये महत्वपूर्ण क्या मिले हैं, शब्द युग्म मिले हैं। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। तम और तमा। तो देखिए तम होता है अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है, तम होता है अंधकार। और तमा होती है रात्रि। तो देखिए यहाँ पर यह आपको एक रात्रि का पर्यायवाची मिल गया, क्या, तमा। तमा में क्या होता है, तम होता है, यानी रात्रि में अंधकार होता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला जो शब्द युग्म है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत बार ये कंफ्यूज करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस शब्द युग्म में 4 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से, तर, तरे, तरी और तरु। एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए तर होता है गीला। कई बार हम गर्मियों में धूप में परेशान होते हैं, फिर पानी वगैरह पीते हैं तो क्या कहते हैं, गला तर हो गया, यानी क्या हो गया, गीला। तो गले से याद रखिएगा, गला तर हो गया यानी गला गीला हो गया। फिर अगला है तरी, जिसमें छोटी ई की मात्रा है। तो तरी होती है नाव। तरी का अर्थ क्या होता है, नाव होता है। फिर इसमें तीसरा शब्द है आपके पास तरी, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो गर्मियों में पानी का छिड़काव करके ज़मीन पर क्या कहते हैं, अब तरी हो गई, यानी अब क्या हो गई, ठंडक हो गई। तो तरी अर्थात ठंडक। और चौथा शब्द है इसमें आपके पास तरु। तो देखिए तरु क्या होता है, वृक्ष या पेड़। तो यह आपको वृक्ष या पेड़ का पर्यायवाची मिल गया, तरु अर्थात पेड़ या वृक्ष। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक जैसे हैं, अभी हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन जब आप इसे पुनः करेंगे तो यह आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। अगला शब्द युग्म आता है तड़ाक और तड़ाग। तो देखिए तड़ाक क्या होता है, हम कहते हैं कई बार गांव में, तड़ाके से जाओ और यह काम करके आओ। तो तड़ाक अर्थात शीघ्र। तड़ाक का अर्थ क्या हो गया, शीघ्र हो गया। और तड़ाग, तड़ाग होता है तालाब का पर्यायवाची। तो देखिए एक और पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गया, तड़ाग अर्थात तालाब। फिर अगला शब्द युग्म है तृण और त्राण। क्या है, तृण और त्राण। तो देखिए तृण का अर्थ होता है तिनका। क्या अर्थ होता है तृण का, तृण का अर्थ होता है तिनका। और त्राण का अर्थ होता है मुक्ति। क्या अर्थ होता है त्राण का, मुक्ति। तो याद रखिएगा तृण अर्थात तिनका और त्राण अर्थात मुक्ति। और कैसे याद रखें, तो देखिए तय से प्रारंभ है तृण और तय से ही तिनका है। त्राण कहीं ना कहीं प्राण जैसी आपको यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है। तो प्राण, प्राणों से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या है। तो देखिए यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला शब्द युग्म, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं और तीनों ही बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या हैं तीनों शब्द, तरणी, तरिणी और तरुणी। तो देखिए तरणी, तरणी क्या है, तरणी है पर्यायवाची किसका, सूर्य का। तो देखिए साथ साथ में आपका पर्यायवाची अध्याय भी चलता जा रहा है। तो तरिणी का अर्थ होता है सूर्य। फिर तरिणी, तो तरिणी होती है क्या, तो देखिए तरिणी होती है, देखिए यहाँ पर यह क्या होगा, यह मिस प्रिंट है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए इसे सही कर लेते हैं अभी। देखिए यह होगा तरणी। क्या होगा, तरणी। और तरणी क्या होती है, तरणी होती है नाव। क्या होती है, नाव। और तरुणी, तरुणी होती है युवती। तरुण क्या होता है, युवक। और तरुणी होती है युवती। क्या होती है, युवती। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा तरणी सूर्य। फिर आपके पास तरणी, देखिए पूरा मिसप्रिंट ही किया है तो इसको हम यहाँ से
हटा करके इधर लिख देते हैं, पीडीएफ में आपके लिए सही करवा दिया जाएगा। ये है तरणी। क्या है? तरणी। तो तरणी होता है नाव और तरुणी होती है युवती। तो यहाँ पर देखिए, अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दिया गया है आपको। अगला शब्द युग्म आता है दिवा और दीवा। क्या है? दिवा और दीवा। तो देखिए, दिवा होता है दिन, दिन का पर्यायवाची आपको मिल गया क्या? दिवा। और दीवा होता है दीपक। देखिए, दीपक का पर्यायवाची क्या है? दीवा। तो याद रखिएगा, जिसमें छोटी ई की मात्रा, दिवा दिन। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ भी छोटी दी, यहाँ भी छोटी दी, और दीवा में बड़ी दी, दीपक में भी बड़ी दी। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर अगला शब्द युग्म है दिन और दीन। तो देखिए, दिन क्या होता है? दिन होता है दिवस। दिन क्या है? दिवस। तो देखिए, यहीं की यहीं आपको इन दोनों में दिन के दो दो पर्यायवाची मिल गए। कौन कौन से? दिवा और दिवस। और दीन क्या होता है? हम कई बार कहते हैं बड़ा दीनहीन है, तो दीन अर्थात गरीब। तो दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ होता है गरीब। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास, देखिए कौन सा? द्यूत, दूत और दूती। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? पहले 3 शब्द हैं इसमें। पहला कौन सा है? द्यूत। तो द्यूत क्या होता है? महाभारत में आपने देखा होगा द्यूत क्रीड़ा, यानी जुए का खेल। तो द्यूत क्या होती है? द्यूत होता है जुए का खेल। दूत, तो दूत भेजते थे। दूत कौन होता है? संदेशवाहक। दूत क्या होता है? संदेशवाहक। और दूती, दूत की बहन दूती, संदेश वाहिका। दूती क्या होती है? संदेश वाहिका। तो देखिए, यहाँ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले, यदि उनकी हम एक बार चर्चा करें तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण शब्द युग्म था यहाँ पर तर, तरी, तरी और तरु, जिसमें 4 शब्द थे। तर अर्थात गीला, तरी अर्थात नाव, तरी अर्थात ठंडक, और तरु अर्थात पेड़ या वृक्ष। फिर आपके पास दूसरा महत्वपूर्ण शब्द युग्म यहाँ पर आता है, कौन सा? तो देखिए, तरिणी, तरणी और तरुणी। तो तरुणी जिसमें छोटी ई की मात्रा है वह होता है सूर्य, तरणी जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो वह होता है नाव, और तरुणी होती है युवती। और देखिए, नाव का हमने एक और किया था तरे, जिसमें छोटी ई की मात्रा थी। तो नाव के भी आपको यहाँ पर 2 पर्यायवाची मिल चुके हैं। तो इसीलिए हमने कहा था, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसी से आपका दूसरा अध्याय भी साथ साथ में तैयार होता चल रहा है। कौन सा? पर्यायवाची वाला अध्याय। फिर अगला महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपको शब्दयुग में मिलता है वो कौन सा था? अंतिम, द्यूत, दूत और दूती। द्यूत जुए का खेल, दूत संदेशवाहक, और दूती उसी की बहन संदेश वाहिका। तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे आपको स्पष्टतः समझ में आए होंगे। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से? द्वीप, द्वीप और द्विज। तो देखिए, द्वीप क्या होता है? हम बात करते हैं, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि ये क्या है? द्वीप है। तो द्वीप होता है जिसमें बड़ी की मात्रा है, द्वीप अर्थात टापू। क्या होता है? द्वीप टापू होता है। द्वीप जिसमें छोटी ई की मात्रा है, द्वीप होता है हाथी। किसका पर्यायवाची है? द्वीप, हाथी का। तो द्वीप अर्थात हाथी। और द्विज, द्विज होता है क्या? तो देखिए, द्विज पर्यायवाची होता है एक तो पक्षी का भी,
तो द्विज अर्थात पक्षी। एक इसका अर्थ होता है दांत, दांत का भी पर्यायवाची है। और एक अर्थ इसका होता है ब्राह्मण। क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण। देखिए द्विज के 3 अर्थ हैं, तीनों ही आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पक्षी, दांत और ब्राह्मण। तो देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द युग्म है ये। कौन कौन सा? द्वीप, द्विप और द्विज। अब अगला शब्द युग्म आपके पास आता है नियत, नियति और नियत। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखिए इसमें 3 शब्द हैं। पहला कौन सा है? नियत, छोटी की मात्रा। नियत अर्थात निश्चित। नियत अर्थात क्या होता है? निश्चित। फिर दूसरा शब्द आता है नियति। नियति होती है भाग्य। हम कहते हैं उसकी नियति ही ऐसी थी, अर्थात भाग्य ही ऐसा था। फिर तीसरा शब्द है नियत। तो नियत हम कई बार कहते हैं उस व्यक्ति की नियत बड़ी खराब है, यानी मन की इच्छा। नियत क्या होता है? नियत होती है मन की इच्छा। तो देखिए यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। नियत, नियति और नियत। फिर अगला आपके पास शब्द युग्म आता है कौन सा? देव और देव। देखिए देव और देव। देव क्या होते हैं? देव होते हैं देवता। देवता का पर्यायवाची है देव। देखिए देव अर्थात देवता। और देव क्या होता है? तो देव होता है भाग्य। देव क्या होता है? भाग्य। तो देखिए यहीं आपको भाग्य के भी 2 पर्यायवाची मिल गए। कौन कौन से? देव और नियति। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर साथ साथ में ही हम पर्यायवाची अध्याय का भी आधार बनाते हुए चलेंगे। अब अगला शब्द युग्म आपके पास आता है निर्जन, निर्झर और निर्जर। तो देखिए 3 शब्द हैं, एक एक करके इनके अर्थ देखते हैं। पहला क्या है? निर्जन। तो निर्जन होता है जन रहित। निर्जन क्या होता है? निर्जन होता है जन रहित। और निर्झर, तो निर्झर पर्यायवाची है किसका? झरने का। तो निर्झर अर्थात झरना। देखिए यहाँ भी झ है, यहाँ भी झरना में झ है, इससे याद रखिएगा। फिर है आपके पास निर्जर। तो निर्जर क्या होते हैं? निर्जर होते हैं देवता। देखिए अभी देव हमने किया था, अब एक और पर्यायवाची देवता का क्या मिला है? निर्जर। देखिए निर्जन, जन रहित, निर्झर, झरना और निर्जर देवता। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास नख, नग और नाग। क्या है? नख, नग और नाग। 3 शब्द हैं, तो देखिएगा। नख होते हैं नाखून। नख किसे कहते हैं? नख कहते हैं नाखून को। नग हम आपको कल की कक्षा में भी बता चुके हैं। नग होता है क्या? पर्वत या नगीना। पर्वत का पर्यायवाची हमने कल आपको बताया था। तो नग अर्थात पर्वत, और नगीना को भी नग कहते हैं। अंगूठी में नग जो लगता है, नगीना। और फिर है आपके पास नाग। तो नाग किसे कहते हैं? सांप को। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 शब्द मिले। कौन कौन से? नख, नग और नाग। नग अर्थात नाखून। देखिए ख से याद रखिएगा, दोनों में ख आएगा। नग हम आपको कल की कक्षा में भी बता चुके हैं, पर्वत और नगीना। और नाग अर्थात सांप। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं कौन सा है। तो देखिए अगला है निर्माण और निर्वाण। तो देखिए निर्माण क्या होता है? निर्माण करना अर्थात रचना करना। तो निर्माण का अर्थ होता है रचना। और निर्वाण होता है मोक्ष। निर्वाण क्या होता है? मोक्ष होता है। यदि आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की, उन्हें ले रहे होंगे तो आपको यह वैसे ही पता होगा। यहाँ पर आपको देखने की ही आवश्यकता नहीं है। अब अगला शब्द युग्म आता है आपके पास नीड़ और नीर। तो देखिए
नीड़ क्या होता है? नीड़ होता है घोंसला। क्या होता है? नीड़, नीड़ होता है घोंसला। और नीर होता है जल। तो जल का एक और पर्यायवाची आपको मिला, क्या? नीर। कल हमने किया था जल के बारे में, देखिए आज एक और मिला आपको, नीर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आपको शुरुआत में ही 2-3 महत्वपूर्ण शब्दयुग्म मिले हैं। कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें अच्छे से पुनः देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको मिलता है 3 शब्दों का युग्म है, द्वीप, द्वीप और द्विज। तो देखिए ये आपको किस प्रकार से लिखे मिलेंगे वहाँ पर, द्वीप, द्वीप और द्विज। अब दोनों ही प्रकार से आपके पास में है, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर। तो देखिए द्वीप होता है टापू, द्वीप हाथी और द्विज के 3 अर्थ कौन कौन से, पक्षी, दांत और ब्राह्मण। फिर अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको जो शब्द युग्म था वह आता है नियत, नियत, नियत और नियति। तो देखिए नियत होती है निश्चित, नियति भाग्य और नियत मन की इच्छा। तो ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इन्हें आप महत्वपूर्ण चिन्हित कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब आगे यदि हम बात करें तो अब चलते हैं अगले शब्द युग्म की ओर। निश्चल और निश्चल। तो देखिए निश्चल यानी क्या होता है, निश्चल होता है जो चल ना सके। तो निश्चल अर्थात जो चल ना सके, और निश्चल यानी जिसमें छल ना हो, छल रहे। तो निश्चल क्या हो गया, निश्चल हो गया छल रहे। तो देखिए दोनों काफ़ी आसान हैं याद रखने में। अगला शब्द युग्म है निशाकर और निशाचर। तो देखिए निशाकर और निशाचर को देखते हैं। निशाकर क्या है, निशाकर होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो निशाकर का पर्याय, निशाकर क्या है, चंद्रमा। तो देखिए एक और पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गया। और निशाचर हम सभी जानते हैं किसका पर्यायवाची है, राक्षस का। तो निशाचर होता है राक्षस, राक्षस या प्रेत। फिर अगला शब्द युग्म आता है परुष और पुरुष। देखिए परुष और पुरुष। तो पुरुष कैसा होता है, कठोर होता है। तो परुष अर्थात कठोर, और पुरुष अर्थात मनुष्य या आदमी। पुरुष अर्थात मनुष्य। तो देखिए पुरुष कैसे याद रखेंगे, पुरुष होता है परुष, यानी आदमी कैसा होता है, कठोर होता है। तो परुष अर्थात कठोर। अब देखिए अगला जो आपके पास शब्द युग्म है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 3 शब्द आते हैं आपके पास, कौन कौन से, पथ, पथ्य और पाथेय। कौन कौन से हैं, पथ, पथ्य और पाथेय। तो देखिए पथ तो हम सभी जानते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, महात्मा गांधी पथ, बड़े बड़े नेताओं के नाम पर, लोगों के नाम पर। तो पथ अर्थात क्या होता है, पथ अर्थात रास्ता। अब आता है पथ्य। तो देखिए पथ्य क्या होता है, पथ्य होता है रोगी के लिए उचित भोजन। ये हम वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय में भी कर चुके हैं। पथ्य क्या होता है, पथ्य होता है देखिए रोगी के लिए उचित भोजन। और पाथेय क्या होता है, पाथेय होता है रास्ते के लिए भोजन। क्या होता है, पाथेय होता है
रास्ते के लिए भोजन। यह भी हम आपको वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय में करा चुके हैं। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द युग्म आपके लिए और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 7 शब्द हैं इसमें और सभी का अर्थ आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। पहला शब्द आता है प्रणय। प्रणय होता है प्रेम। क्या होता है? प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। फिर दूसरा शब्द है आपके पास प्रणत। तो देखिए जिससे आपको प्रणय होगा, प्रेम होगा, उसके सामने आप क्या होंगे? झुक जाएंगे। तो प्रणत होता है झुका हुआ। प्रणत क्या होता है? प्रणत का अर्थ होता है झुका हुआ। और झुक करके क्या करेंगे? विवाह या शादी के लिए प्रपोज करेंगे, तो उसे भी हम करेंगे। तो देखिए अगला है प्रणीत। प्रणीत होता है रचित। क्या होता है प्रणीत? रचित। प्रणीत हो गया रचित। क्या रचाएंगे दोनों? शादी। तो क्या करेंगे? परिणीत। तो देखिए परिणीत और परिणय। परिणीत क्या होता है? परिणीत होता है विवाहित। क्या होता है? विवाहित। और परिणय होता है विवाह। शादी के कारणों पर यदि आपने पढ़ा होगा तो क्या लिखा है? क्या लिखा होता है? परिणय। तो देखिए यहाँ तक के आपको स्पष्टतः समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपको किसी से प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा उसके आगे आप झुक जाएंगे और क्या रचना करने लगेंगे दिमाग में कि हम विवाहित हो जाएं, हमारा विवाह हो जाए। तो प्रेम होगा उसे कहेंगे प्रणय, उसके आगे आप झुकेंगे उसे कहेंगे प्रणत। फिर आप अपने दिमाग में रचना करेंगे कि हमारा विवाह हो जाए, उसे रचित को कहते हैं प्रणीत। और क्या हो जाएंगे? विवाह करके परिणय में बंधकर क्या हो जाएंगे? परिणीत, यानी विवाहित हो जाएंगे। फिर अगले 2 शब्द जो इसमें बचे वे कौन से हैं? एक है परिणत। परिणत होता है बदला हुआ। क्या होता है परिणत? परिणत होता है बदला हुआ। और परिणति, परिणति चौपड़ा। तो परिणति क्या होता है? यह होता है समाप्त। इसका अर्थ होता है समाप्त। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। जरूर इसे अच्छे से याद रखिएगा। लिख लिख करके इन सभी 7 शब्दों को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में लिख लिख करके याद कीजिएगा। कैसे याद रखना है वह तरीका भी हमने आपको अभी समझाया। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास प्रणाम, प्रमाण और परिमाण। तो देखिए प्रणाम क्या होता है? प्रणाम होता है किसी का अभिवादन करना, नमस्ते करना। तो प्रणाम होता है अभिवादन। प्रणाम क्या है? अभिवादन। प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण होता है क्या? सबूत। क्या होता है? प्रमाण होता है सबूत। प्रमाण क्या है? प्रमाण अर्थात सबूत। फिर परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? मात्रा या तौल। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है मात्रा या तौल। और फिर आपके पास इसमें शब्द है परिणाम। तो देखिए अभी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम देंगे सब इंस्पेक्टर का आपका परिणाम आएगा, यानी क्या होगा? परिणाम यानी रिजल्ट, अर्थात फल या नतीजा। क्या अर्थ होता है? फल या नतीजा। देखिए इसमें 4 शब्द हैं लेकिन काफ़ी आसान हैं, काफ़ी सरल हैं। कौन कौन से? प्रणाम यानी अभिवादन, प्रमाण सबूत, परिणाम फल या नतीजा, और परिमाण मात्रा या तौल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि आपको कौन सा महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिला, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है 3 शब्दों का युग्म। कौन कौन से? पथ, पथ्य और
पाथेय। पथ हम सभी जानते हैं, बहुत आसान है आपके लिए, रास्ता। जो अगले दो हैं ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? पथ्य और पाथेय। तो पथ्य होता है रोगी के लिए उचित भोजन और पाथेय होता है रास्ते के लिए भोजन। फिर अगला जो शब्द युग्म था जिसमें 7 शब्द थे, आपके लिए अति महत्वपूर्ण था। इसे याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया। तो देखिए पहले 7 शब्द कौन कौन से हैं? प्रणय, प्रणत, प्रणीत, परिणीत, परिणय, परिणत और परिणति। अब इन्हें याद करने का हमने आपको कैसे तरीका बताया? तो देखिए सबसे पहले आपको किसी से क्या होता है? प्रेम होता है, प्रेम को कहते हैं प्रणय। फिर जिससे प्रेम होगा उसके आगे आप झुक जाएंगे, झुकने को क्या कहते हैं? झुके हुए को प्रणत। फिर आप अपने दिमाग में रचनाएं करने लगेंगे, अपना विवाह रचित करने लगेंगे, तो रचित के लिए क्या होता है? प्रणीत। और विवाह परिणय, और विवाह करके क्या हो जाएंगे? विवाहित हो जाएंगे उससे, अर्थात परिणीत हो जाएंगे। फिर यहाँ तक कि ये 5 तो आपको इस सीक्वेंस में याद करने हैं जो हमने आपको तरीका बताया उसी प्रकार से। फिर अगले 2 आपके पास कौन कौन से बचते हैं? एक परिणत, परिणत होता है बदला हुआ। विवाह के बाद क्या हो जाता है? जो आपकी प्रेमिका होगी या प्रेमी होगा वो आपसे क्या कहेगा कि विवाह के बाद अब तुम शादी के बाद बदल गए हो, यानी परिणत हो गए हो। और परिणति अर्थात समाप्त। फिर वो कह देगा आपको कि अब सब खत्म है, अब कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। तो इस प्रकार से आप इस पूरे को याद रख सकते हैं। देखिए अब आपको एक ऐसा तरीका भी बताया है जिससे आप इसे भूलें ना। तो प्रेम की शुरुआत से लेकर विवाह और उसके बाद अंत तक की कहानी इन 7 शब्दों में यहाँ पर समाहित आपके लिए कर दी है। तो आपके लिए वास्तविक जीवन का ज्ञान भी मिल गया और शब्द युग्म भी आपका यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया। बहुत कंफ्यूज करता है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और जो आपको एक ट्रिक बताई है उस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा जिससे यह आपको अच्छे से याद रहे। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। परीक्षा और परीक्षा। तो देखिए परीक्षा क्या होती है हम सभी जानते हैं। परीक्षा यानी जांच, एग्ज़ाम, यानी परीक्षा अर्थात जांच। और अब इसमें शब्द है परीक्षा जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है। तो यह हमने आपको शब्द शुद्धि में भी बताया था, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाला था और हमने आपको बताया था कि शब्द शुद्धि में यह बड़े ई की मात्रा वाला ही देता है। और छोटी ई की मात्रा वाली जो परीक्षा होती है उसका अर्थ होता है कीचड़। यह आपको शब्द शुद्धि अध्याय में भी बताया गया है। तो यह क्या हो गया? कीचड़ हो गई। फिर इसके बाद अगला शब्द युग्म आता है पदत्राण और परित्राण। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ही ऐसे शब्द हैं जो आपने शायद ही सुने हो। तो पदत्राण होता है जूता। तो देखिए पद से याद रखिएगा, पद यानी पैर, और पद में क्या पहना जाता है? पदत्राण अर्थात जूता। और परित्राण होता है क्या? रक्षण। क्या होता है परित्राण? परित्राण का अर्थ होता है रक्षण। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास पानी और पानी। तो देखिए पानी क्या होता है? सभी जानते हैं, पानी यानी जल। और पानी होता है क्या? हाथ का पर्यायवाची। देखिए एक और पर्यायवाची यहीं से आपका तैयार हो गया, पाणी अर्थात हाथ। फिर अगला शब्द युग्म है पाश और पास। तो देखिए पाश, पाश क्या होता है? पाश होता है बंधन। क्या होता है? पाश बंधन। और पास होता है समीप। तो देखिए जब आप किसी के पास जाते हैं तो किस में बंध जाएंगे? किस में बन जाएंगे? तो आप बन जाएंगे उसके पाश में, यानी समीप जाकर बंधन में बन जाएंगे, तो पास जाकर पाश में बंध जाएंगे। इस प्रकार से इसे याद किया जा सकता है। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास कौन सा? परिच्छद और परिच्छेद। देखिए परिच्छद और परिच्छेद यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए परिच्छद क्या होता है? परिच्छद होता है पोशाक। परिच्छद क्या होता है? परिच्छद कहते हैं पोशाक को। और परिच्छेद क्या होता है? परिच्छेद होता है पैराग्राफ या विभाग। देखिए परिच्छेद क्या होता है?
परिच्छेद होता है पैराग्राफ या विभाग, इसको क्या कहते हैं? परिच्छेद कहते हैं। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है पुष्कर और पुष्कल। अब देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप पर्यायवाची अध्याय में भी काम में लेंगे तो वहाँ भी यह आपके काम आएगा। पुष्कर क्या होता है? पुष्कर पर्यायवाची होता है आकाश का भी। पुष्कर एक तीर्थ भी है और आकाश का पर्यायवाची भी है। देखिए पुष्कर अर्थात आकाश, और पुष्कर तीर्थ अजमेर में है तो वह तो आपको नाम सुनते ही याद आ जाएगा, लेकिन आकाश को जरूर याद रखिएगा कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्कर। और पुष्कल किसका पुष्कल क्या होता है? पुष्कल पर्यायवाची होता है बहुत या पर्याप्त का। तो पुष्कल अर्थात बहुत या पर्याप्त, यह क्या होता है? यह होता है पुष्कल। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुष्कर और पुष्कल दोनों को याद रखिएगा। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द युग्म है प्रवार और प्रवाल। तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करता है बहुत। तो प्रवार क्या होता है? प्रवार होता है वस्त्र। क्या होता है प्रवार? प्रवार अर्थात वस्त्र होता है। और प्रवाल अर्थात क्या होता है? प्रवाल अर्थात होता है मूंगा। क्या होता है? मूंगा। फिर अगला शब्द युग्म आपके पास आता है, इसमें 3 शब्द हैं, प्रहर, प्रहार और परिहार। तो देखिए प्रहर क्या होता है? प्रहर होता है पहर, दिन का समय पहर, उसको प्रहर भी बोलते हैं। प्रहार क्या होता है? कहते हैं उसने प्रहार किया, यानी प्रहार अर्थात चोट। और परिहार होता है त्याग। परिहार क्या होता है? त्याग होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं, उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा सबसे पहला आपको मिलता है पदत्राण और परित्राण। पदत्राण क्या होता है? पद यानी पैर, तो पैरों में क्या पहना जाता है? जूता। पदत्राण अर्थात जूता। और परित्राण होता है रक्षण। फिर इसके बाद आपको दूसरा महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिलता है परिच्छद और परिच्छेद। परिच्छद क्या होता है? पोशाक होती है। और परिच्छेद क्या होता है? परिच्छेद होता है पैराग्राफ या विभाग। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको और कौन कौन से देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले। एक था आपका पुष्कर और पुष्कल। तो देखिए पुष्कर किसका पर्यायवाची था? पुष्कर पर्यायवाची था आकाश का, और एक तीर्थ स्थल भी है राजस्थान में, सभी जानते हैं। फिर पुष्कल क्या होता है? पुष्कल पर्यायवाची होता है पर्याप्त या बहुत का। ये हम पर्यायवाची अध्याय में भी करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास आता है एक और महत्वपूर्ण शब्द युग्म प्रवार और प्रवाल। प्रवार क्या होता है? वस्त्र, और प्रवाल होता है मूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनके आपको अर्थ नहीं पता होंगे, इसलिए ये या तो आप बिल्कुल ब्लैंक रह जाएंगे इन्हें देखते ही, या फिर आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए यह आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। प्रसाद और प्रासाद। तो देखिए प्रसाद क्या होता है? प्रसाद एक तो वो होता है जो आपको दिया जाता है मंदिर में, लेकिन प्रसाद का सही अर्थ होता है कृपा या अनुग्रह। क्या अर्थ होता है इसका? प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या अनुग्रह। फिर दूसरा है प्रासाद। तो प्रासाद तो हम जानते हैं क्या होता है? महल या भवन। प्रासाद क्या होता है? प्रासाद होता है महल या भवन। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है प्रथा और प्रथा। प्रथा और प्रथा। तो देखिए प्रथा क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि ये तो पुरानी प्रथा है। प्रथा अर्थात रीति रिवाज। तो प्रथा क्या हो गई? रीति या रिवाज
या फिर परंपरा। और प्रथा क्या होती है? प्रथा होती है कुंती। प्रथा अर्थात कुंती। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रथा तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रथा आपको कंफ्यूज करेगा। अब अगला शब्द युग्म है प्रतीप और प्रदीप। तो देखिए प्रतीप और प्रदीप। प्रतीप क्या होता है? प्रतीप होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो देखिए कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब उल्टा तो ऐसे लिखा जाता है। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आधा और पूरा दोनों ही सही माने जाते हैं। जैसे बिल्कुल, उसमें कई बार आपको आधा लय भी दिखेगा, कई बार पूरा भी दिखेगा। और प्रदीप होता है किसका पर्यायवाची? दीपक का। देखिए दीपक का एक पर्यायवाची हम पहले कर चुके हैं, क्या? दीवा। दिवा और दीवा किया था। दिवा अर्थात दिन और दीवा अर्थात दीपक। अब दूसरा दीपक का पर्यायवाची आपको क्या मिलता है? प्रदीप। तो प्रतीप यानी उल्टा और प्रदीप अर्थात दीपक। अब देखिए इसके बाद जो आपका शब्द युग्म आता है वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 6 शब्द देखने को मिलते हैं और ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसे समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला शब्द क्या है? प्रेषक। प्रेषक क्या होता है? जब देखिए यदि विवाह के जब कार्ड आते हैं तो उन पर नीचे लिखा रहता है प्रेषक और फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो प्रेषक होता है भेजने वाला। जिसकी तरफ से कार्ड आता है वो क्या होता है? वो होता है भेजने वाला अर्थात प्रेषक। फिर देखिए अगला शब्द है इसमें प्रेक्षक। एक हुआ प्रेषक जिसने भेजा, एक हुए आप जिसने कार्ड देखा। तो प्रेक्षक क्या होता है? प्रेक्षक होता है पाने या देखने वाला। प्रेक्षक क्या हो गया? प्रेक्षक हो गया पाने या देखने वाला। फिर देखिए अगला आपके पास है प्रेषण। तो देखिए प्रेषक भेजने वाला और प्रेषण भेजना। प्रेषण क्या होता है? प्रेषण होता है भेजना। देखिए आपको प्रेषक यदि याद है तो यह आप कर लेंगे। फिर अगला है आपके पास प्रेक्षण। तो देखिए प्रेक्षक पहले दो याद कर लीजिए आप, सबसे पहले प्रेषक और प्रेक्षक। फिर अगले दो आपके अगले जो 4 हैं वो उनसे ही याद हो जाएंगे। प्रेक्षण क्या हुआ? प्रेक्षण हुआ पाना या देखना। तो प्रेक्षण क्या हो जाएगा? प्रेक्षण हो जाएगा पाना या देखना। फिर देखिए अगला शब्द आता है इसमें प्रेषित। तो प्रेषित होता है क्या? प्रेषित और प्रेक्षित। तो देखिए इन्हें भी करते हैं। तो देखिए प्रेषित भी होता है पाना या देखना। प्रेषित भी क्या होता है? प्रेषित भी पाना या देखना ही होता है। प्रेषित, प्रेषित को आप लिखिए भेजा गया। प्रेषित अर्थात भेजा गया। तो प्रेषित आपका होगा भेजा गया, क्योंकि प्रेषक भेजने वाला, प्रेषण भेजना और प्रेषित भेजा गया। और इससे प्रेक्षित क्या हो गया? प्रेक्षित इससे हो गया देखा गया या पाया गया। देखिए प्रेक्षित क्या हो गया? प्रेक्षित हो गया पाया या देखा गया। तो देखिए यहाँ पर यदि आपने पहले दो याद कर लिए बिना किसी कन्फ्यूज़न के, तो आपको बाकी के जितने भी इसके शब्द युग्म हैं उनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। पुर और पूर। तो देखिए पुर क्या होता है? कई गांवों के पीछे लगा रहता है पुर। तो पुर होता है नगर। पुर का अर्थ क्या होता है? पुर का अर्थ होता है नगर। जैसे जयपुर, जय सिंह का नगर। पूर अर्थात होता है
बाढ़, पूर क्या होती है, पूर होती है बाढ़। तो पुर में क्या आ जाती है, पूर आ जाती है। पुर में क्या आ जाती है, पूर, यानी बाढ़ आती है। फिर अगला शब्द युग्म है पे और प्रिय, प्रेय। तो देखिए पे क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं, गे, गिए और पे हमने किए थे। पे का अर्थ क्या होता है, पीने योग्य। पे होता है पीने योग्य। और प्रेय, प्रेय होता है प्रिय। क्या होता है प्रेय का अर्थ, प्रेय का अर्थ होता है प्रिय। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास पावस और पायस। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पावस और पायस। पावस क्या होता है, पावस होता है वर्षा, पावस होती है वर्षा, और पायस होती है खीर। पायस का अर्थ होता है खीर। तो पावस और पायस। इसके बाद आपके पास अगला शब्द युग्म आता है पर्यंक और पर्यंत। तो देखिए पर्यंक क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, दोनों ही बिल्कुल अलग ही शब्द हैं। तो देखिएगा पर्यंक होता है पलंग। पर्यंक का अर्थ क्या होता है, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। और जबकि पर्यंत क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि इसके पर्यंत यह कार्य किया जाएगा। पर्यंत अर्थात तक या भर, पर्यंत अर्थात तक या भर। तो देखिए बिल्कुल ही अलग हैं दोनों, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं शब्द युग्म में जो वहाँ पर आपको एकदम ब्लैंक कर देते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होगा। तो शब्द युग्म तो आप बाद में पता करेंगे उसका, आपको बिल्कुल ही उसके अर्थ का अंदाजा ही नहीं लगेगा कि इसका अर्थ क्या है या क्या हो सकता है। तो इस प्रकार के शब्द भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए देखते हैं इस पृष्ठ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म हमें मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिलता है प्रथा और प्रथा। तो प्रथा रीति रिवाज या परंपरा, जबकि प्रथा कुंती। फिर देखिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें 6 शब्द थे आपके पास, जिसमें यदि पहले 2 आपने अच्छे से याद कर लिए तो अगले 2 आपके स्वाभाविक रूप से ही हो जाएंगे, बाकी के चारों। तो पहला क्या था, प्रेषक। तो कार्ड पे क्या लिखा होता है, प्रेषक और कार्ड भेजने वाले का नाम। तो प्रेषक अर्थात भेजने वाला। फिर उस कार्ड को आप क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखने वाला कौन हो गया, प्रेषक हो गया। फिर देखिए प्रेषण, प्रेषक क्या करेगा, प्रेषण करेगा यानी भेजेगा। और प्रेक्षक क्या करेगा, प्रेक्षण करेगा यानी उसे देखेगा। तो प्रेषण यानी भेजना और प्रेक्षण यानी पाना या देखना। फिर देखिए जो कार्ड आपको भेजता है फिर वो आपको फ़ोन करेगा, फ़ोन करके क्या बोलेगा आपको कि हमने आपको कार्ड भेजा है, यानी प्रेषित किया है। तो प्रेषित अर्थात भेजा गया। और आप कहेंगे बिल्कुल साहब हमें कार्ड मिल गया है, हमने देख लिया है, हम ज़रूर आएंगे। तो आप कहेंगे कि कार्ड प्रेषित हो चुका है, यानी हमें पा गया है या हमारे द्वारा देख लिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। आपको कैसे याद रखना है चीज़ों को वह भी बताया जा रहा है, जिससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। वरना यदि आप इन्हें कुछ शब्द ऐसे हैं लिख लिख के भी करेंगे तो भी आप इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनमें आपको परेशानी होगी। फिर देखिए आगे देखते हैं और कौन सा महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिला आपको। तो देखिए इसके बाद आपको मिलता है कौन सा, पावस और पायस। पावस क्या होती है, पावस होती है वर्षा, और पायस अर्थात खीर होती है। फिर अगला शब्द युग्म जो महत्वपूर्ण था वह था पर्यंक और पर्यंत। कौन से थे, पर्यक और पर्यंक और पर्यंत। तो देखिए पर्यंक अर्थात पलंग और पर्यंत अर्थात तक या भर। देखिए यहाँ पर अंत में तय है और तय से ही तक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। यदि कंफ्यूज हो जाए या ना समझ में आए या दोनों में कन्फ्यूजन हो कि किसका क्या था, पर्यंक का क्या था, पर्यंत का क्या था, तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि जिसमें अंत में तय आ रहा है उसका अर्थ होता है तक या भर, और पर्यंक का अर्थ होता है क्या, पलंग। तो देखिए ये थे हमारे आज के
शब्द युग्म। अब इससे आगे के जो शब्द युग्म बचे हैं उन्हें हम अगली कक्षा में करेंगे और आपका यह अध्याय भी पूरा हो जाएगा। इस अध्याय को पूरा करके फिर हम सिर्फ हमारे 2 अध्याय और बचते हैं, कौन कौन से, पर्यायवाची और विलोम शब्द, उनकी ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में आगे के शब्द युग्मों के साथ।